हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जय नाइक एंड वेलकम बैक टू जय नाइक टॉक्स। मिडिल क्लास लोगों के घर पर हर महीने की पहले तारीख का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। उसी तरह इस देश में 1 फरवरी इस महीने की पहले तारीख का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर मिडिल क्लास घर में पहले तारीख को तनख्वाह आती है, पेमेंट आता है और वो मिडिल क्लास फैमिली उस पेमेंट में अपने पूरे महीने का बजट सेट करता है। उसी तरह इस देश में भी 1 फरवरी को बजट आता है जो अपने देश का पूरे 1 साल के लिए बजट सेट करता है। अभी सोचिए कि आपके पापा ने आपको इस महीने फ़ोन लेने का वादा किया या बोला कि मैं आपको फ़ोन लेके दूंगा, तो आपकी खुशी जो है कुछ इस तरीके से होगी। उसी तरह इस सरकार ने भी इस बजट में 7 लाख तक का जो इनकम टैक्स है वो माफ़ कर दिया। मतलब 7 लाख रुपए तक जो है वो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। मतलब बचत ही बचत, सेविंग ही सेविंग। और ये सुनकर हमारे गुप्ता अंकल को भी ऐसे ही लग रहा है पैसा ही पैसा होगा। गुप्ता अंकल थोड़ा संभल के। देश की अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस साल जो अपना बजट पेश किया है वो गाजर का हलवा खा के पेश किया है, क्योंकि निर्मला जी जो है वो लहसुन और प्याज नहीं खाती है। जनरली बजट में अगर हम देखेंगे तो आम आदमी को बजट की कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती है, लेकिन जो समझने वाली चीज़ है वो होती है इनकम टैक्स के स्लैब। और वो इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि जब 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स नहीं लगेगा तो फिर ये वीडियो क्यों बना रहा हूं और प्रॉब्लम क्या है, तकलीफ क्या है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो तकलीफ मोदी जी, मुझे ये चिप्स का पैकेट है, हर बार खरीदता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे चिप्स हो गए, लेकिन जब भी ये खोलता हूँ तो इसमें बस गुब्बारा ही रहता है, बिल्कुल भी चिप्स नहीं रहते। मिडिल क्लास लोगों को इस पैकेट में जिस तरीके से हवा भर के दिया गया है उसी तरीके से बजट में भी बस हवा भर के ही चीज़ें दी गई है। बेसिकली मिडिल क्लास लोगों या गरीब लोगों के हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। क्या सही में इस जो न्यू टैक्स रिजिम है इसमें लोगों के लिए कुछ फायदेमंद चीजें हैं? मिडिल क्लास लोगों के लिए सच में कुछ प्रावधान किया गया है या ओल्ड टैक्स रिजिम ही गोल्ड टैक्स रिजिम था? निर्मला सीतारामन ने सच में यहाँ पे जो है मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ किया है या गाजर का हलवा जो है वो खुद खा के लोगों के हाथ में गाजर दे दिया है? जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को अभी दबाएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी जो न्यू टैक्स रेजिम के द्वारा इनकम टैक्स के स्लैब रहेंगे वो किस तरीके से रहेंगे, किस तरीके से आपका इनकम रहेगा और इनकम टैक्स रहेगा, वो जानने से पहले हमें जानना है कि सरकार का इनकम क्या होता है। तो थोड़ा सा इकोनॉमिकल क्रैश कोर्स कर लेते हैं। सरकार के पास जो है वो 58% जो है वो टैक्स आता है, 39% बोरोविंग होता है। मतलब सरकार जो है वो कर्जा लेती है। 6% डिसइन्वेस्टमेंट से आता है, मतलब जो हमारे पास कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, वो बेच के 6% इनकम आता है, जैसे कि एयर इंडिया, आपको पता ही है। उसके बाद 2% नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स आता है, मतलब जो सरकार खुद कर्जा लोगों को देती है, स्टेट्स को देती है या किसी कंपनी को देती है, तो उससे जो इंटरेस्ट आता है उसे नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। तो ये सरकार का जो है वो 100% इनकम होता है। अब सरकार का जो खर्चा है वो कहाँ कहाँ पे होता है? अभी सरकार का खर्चा जो है 20% इंटरेस्ट देने में जाता है। अभी जहाँ से कर्जा लिया है वहाँ पे इंटरेस्ट तो देना होगा। उसमें से 18% जो है वो स्टेट्स के शेयर के लिए जाता है, मतलब स्टेट शेयर्स को जाता है। उसके बाद 17% गवर्नमेंट स्कीम में जाता है, जैसे कि आवास योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल मिशन वगैरह वगैरह। उसके बाद 9% जो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में जाता है। मतलब ये जो स्कीम है वो स्टेट्स चलाती है, लेकिन जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है, जैसे कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरीके के। फाइनेंशियल कमीशन को 9% जाता है, डिफेंस को 8% जाता है, अदर एक्सपेंसेस जो है वो 8% जाता है। सब्सिडीज जो हमारे देश जो है वो 2.5 करोड़ पर मिनट के कमाने वाले गरीब अदानी अंबानीज को देती है, और ऐसे अदर सब्सिडीज में 7% जाता है, और पेंशन्स में 4%। मतलब मोटा मोटी अगर पकड़ ले तो इस तरीके से हमारा पैसा जो है वो जाता है और इस तरीके से हमारा पैसा आता है। अभी आपको एक सवाल आया होगा कि ये इकोनॉमिकल क्रैश कोर्स किस लिए? ये इसलिए है कि सरकार के पास पैसा आ कितना रहा है और जा कितना रहा है और बच कितना रहा है।
अभी हाल फिलहाल जितना ये हमने मैथमेटिकल देखा, इसमें तो हमें यही दिखते आता है कि जो पैसा सरकार के पास आ रहा है उससे ज़्यादा सरकार से पैसा जा रहा है। मतलब सरकार का जब इनकम कम और एक्सपेंस ज़्यादा होता है तब बन जाता है फिस्कल डेफिसिट। और ये फिस्कल डेफिसिट जो है ये कम करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए सरकार को लेना होता है कर्जा, जो हमारे इस सरकार ने पिछले 8 साल में 100 लाख करोड़ का कर्जा ये उठा चुकी है। जब सरकार के पास खुद पैसा बचेगा रहेगा, उसी टाइम पे सरकार ये सोचेगी कि आम आदमी के जेब में हम किस तरीके से पैसे डाल सकते हैं। अभी समझने वाली बात यह है कि सरकार के पास तो पैसा नहीं है तो फिर वो आम आदमी के लिए कर ही क्या पाएगी। लेकिन अगले साल जो है वो इलेक्शन आने वाले हैं और आम आदमी या कोई भी जो नॉर्मल इंसान है उसको अगर बजट के बारे में बताए तो उनको पूरी तरीके से बजट समझ में नहीं आता है। बस एक ही चीज़ बजट में समझ आती है, वो है इनकम टैक्स स्लैब कि कहाँ तक, किस रुपए तक हमें इनकम टैक्स का सहूलत मिला है। और ये चीज़ अच्छी तरीके से निर्मला ताई को पता थी और निर्मला ताई ने बराबर तीर वहीं पे फेंका और देशवासियों के सामने रख दिया 7 लाख रुपए तक का नो इनकम टैक्स का तोहफा। और उसके ऊपर जो है वो 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन की मारी मलाई और रख दी लोगों के सामने। यहाँ पे फिर इस तोहफे के बाद जो हमारी सो कॉल्ड मीडिया है, जो आजकल बस एक ही चीज़ के लिए काम करती है, ये जो है वो फूली न समाई। इन्होंने नाच गाना शुरू कर दिया अपने चैनल पे, अपोजिशन भी शॉक्ड हो गए। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इनकम टैक्स का स्लैब बनाया और न्यू टैक्स रिजिम बनाए, उसके बाद देश भर के जो अकाउंटेंट है, सीए है, वो कैलकुलेटर लेके अपना सर खुजा रहे, क्योंकि उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि ओल्ड टैक्स रिजिम ही अच्छा था या न्यू टैक्स रिजिम। चलो ये कंफ्यूजन भी दूर करते और देखते कि एग्जैक्टली क्या फर्क है इन दोनों में। अभी जो ओल्ड टैक्स रिजिम था वहां पे जो टैक्स फ्री इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख रुपए तक कर दिया। तो बात क्लियर है, 7 लाख रुपए तक नो इनकम और नो टैक्स, सॉरी नो इनकम टैक्स। ये सुन के हमारे आठवले जी ने भी बड़ा अच्छा संदेश देशवासियों को दिया। Very nice budget, very best budget for the middle class people, for the scheduled caste people, scheduled tribe people. लेकिन आठवले जी, जो ओल्ड टैक्स रिजिम था उसमें बहुत सारे डिडक्शन जो है वो आम आदमियों को मिलते थे जो न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलने वाले। मतलब ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर हम बात करें तो हमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था। 80C की जो हमारी लिमिट थी वो 1.5 लाख थी। 80D जहां पे अगर आपकी उम्र 60 के नीचे, आपके पेरेंट्स की उम्र 60 से ऊपर है, तो सीनियर सिटीजन के लिए 75,000 मैक्सिमम लिमिट था। एनपीएस जो है वो 50,000 रुपए का मिला करता था और होम लोन की जो हायर लिमिट थी वो 2 लाख रुपए थी। इतने ज्यादा जो ये डिडक्शंस थे वो आम आदमियों को ओल्ड टैक्स रिजिम में मिला करते थे। लेकिन अब ये नया जो टैक्स रिजिम है इसमें बस 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन का तड़का ही आपको मिल रहा है। उसके अलावा कोई भी ये चीज आपको वहां पे मिलने वाली नहीं है। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको सेविंग बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको बस खर्चा करना पसंद है, तो फिर ये न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन उन लोगों का क्या जो अपना इन्वेस्टमेंट करती है, जो हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो LIC में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो होम लोन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन सारे लोगों को ये नए टैक्स रिजिम के बारे में डिटेल्स में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि उनके लिए क्या चीज़ें फ़ायदेमंद है और क्या चीज़ें फ़ायदेमंद नहीं है। अभी जो लोग अपने मर्जी से इंश्योरेंस लेते हैं, होम लोन्स लेते हैं, LIC में अपना प्रीमियम भरते हैं, उन सारे लोगों को न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी टैक्स रिलैक्सेशन या टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले। तो उन लोगों को प्रॉब्लम होगा जब वो न्यू टैक्स रिजिम के द्वारा टैक्स भरने जाएंगे। अगर आपका इनकम अबो 15 लाख रुपीज़ है, मतलब 15 लाख के ऊपर है, तो आपको नए टैक्स रिजिम में और ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई फर्क नहीं दिखेगा, सेम टू सेम है। मतलब आप पुराने बॉटल में नहीं बांध पे रहे हो, इस तरीके से आपको फीलिंग आएगा। कोई भी बेनिफिट नहीं है, ना पुराने टैक्स रिजिम में ना नए टैक्स रिजिम में। तो ये तो एंड ऑफ द स्टोरी हो गया। दूसरी अगर बात करें तो 10 लाख से 15 लाख के बीच में जिनका इनकम है, वहां पे अगर आप इनकम टैक्स भरने जाते हो और सारे डिडक्शन का जो है वो क्लेम करते हो, जितने भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में ज़्यादा फायदा होगा, बल्कि नए टैक्स रिजिम में आपको नुकसान होगा।
अभी हर एक लोगों का अलग अलग इन्वेस्टमेंट रहता है, अलग अलग सेविंग रहती है, तो वो हर एक अपने अपने इनकम पे डिपेंड होता है कि कौन सी चीज़ों का वो डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं और डिडक्शन ले रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी आके डिस्कस करता है जो अपने आँख के ऊपर अंधभक्ति की पट्टी लगाए हुए है कि हमारा इनकम जो है वो 7 लाख के नीचे है, 7 लाख तक हमें कुछ भी टैक्स भरना नहीं पड़ रहा है, 10 लाख 12 लाख 15 लाख ये हमारा थोड़ी ना इनकम है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है। तो भैया ऐसा है कि कभी ना कभी तो हम पहुंचेंगे उस लेवल पे कि इस गवर्नमेंट में या इस गवर्नमेंट के राज में हमें उस चीज़ पे भी भरोसा उड़ गया है कि कहीं ना कहीं हम कल जाके 15-20 लाख रुपए कमा लेंगे। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। अभी कोई व्यक्ति है जिसका इनकम 8 लाख रुपए है, तो उसका पुराने टैक्स रिजिम के द्वारा अगर डिडक्शन वो क्लेम करता है तो टैक्सेबल अमाउंट आएगा 4 लाख रुपए, और उसको जो इनकम टैक्स भरनी होगी वो भरनी होगी 7,800 रुपये। वहीं पे न्यू टैक्स रिजिम के द्वारा अगर वो टैक्स भरता है और उनका इनकम 8 लाख रुपए है तो उसे 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और उसका टैक्सेबल अमाउंट आएगा 7.5 लाख रुपए। मतलब उसको जो है वो भरना पड़ेगा 31,200 रुपये। मतलब पुराने टैक्स रिजिम से नए टैक्स रिजिम में उसे भरना पड़ेगा 23,400 रुपये ज़्यादा। एक मास्टर स्ट्रोक है मिडिल क्लास लोगों के लिए, या एक बहुत बड़ा गाजर जो हमारे अर्थ मंत्री ने हमको दे दिया है। अभी सोचिए कि जो लोग इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं, LIC का प्रीमियम टाइम टू टाइम भरते हैं, अपना हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं, अपना SIP का प्रीमियम भरते हैं, होम लोन का EMI और वो सारी चीज़ें भरते हैं, आगे जाके उनको ये पता होता है कि हमें कुछ टैक्स बेनिफिट्स इसके द्वारा मिलेगा। लेकिन सरकार ने अब ये टैक्स बेनिफिट्स ही हटा दिए हैं, तो आगे जाके क्या लगता है कि ये जो लोग हैं मिडिल क्लास या आम आदमी, ये प्रीमियम इंश्योरेंस का हफ्ता या EMI समय पे भरेंगे या चीज़ें करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि एक साइड में इनको लगेगा कि हम ये भरते जा रहे हैं और दूसरे साइड में हमें टैक्स भी उतना ही भरना है, तो किसी एक चीज़ पे रोक लगा देंगे क्योंकि इन्हें सेविंग करना होता है। अभी ये सरकार जो है अमीरों को और अमीर बना रही है और गरीबों को और ज़्यादा गरीब बना रही है, समझ नहीं आता है। आपका क्या ख्याल है उद्धव जी? निर्मला जी ने बजट पेश किया, आपकी रिएक्शन क्या है? कुछ नहीं, गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर करने वाला बजट, मिडिल क्लास को कुछ मिलने वाला नहीं है, GDP गिरने वाला है। सही कहा उद्धव जी, ये जो बजट है अमीरों को और ज्यादा अमीर बनाने के लिए और गरीबों को और ज्यादा गरीब बनाने के लिए बना है। पहले ओल्ड टैक्स रिजिम में ऐसा था कि जिनका इनकम जो टैक्स फ्री के ऊपर 5 करोड़ रुपए था, उनको जो सरचार्ज लगता था, ऐसे करोड़पतियों को 37% सरचार्ज लगता था, वो अभी सरकार ने गिरा कर 25% कर दिया। वही कैपिटलाइज प्रॉफिट की अगर बात करें तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनकी कैपिटलाइज प्रॉफिट जो है उसका लिमिट पहले 2 करोड़ था, उसके ऊपर उनको चार्ज लगता था, अभी वो लिमिट बढ़ाकर 2 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया। कैपिटलाइज कंपनी से गवर्नमेंट को 10 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स वसूल करना बाकी है। इसलिए कितना ऊंच नीच का भेद है देखो। रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब और गरीब। हमारा देश गरीबी की चपेट में है। पहले ही आर्थिक विषमता बहुत भीषण है हमारे देश में, इस टाइप का बजट लेकर आना, इसका मतलब हमारे भारतीय संविधान के कलम 14 का ये सबसे बड़ा उल्लंघन है। क्योंकि कलम 14 आर्टिकल 14 हमें सिखाती है कि जो इक्वेलिटी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बजट में ही इस टाइप के प्रावधान आने लग गए जहां पे अमीरों को और ज्यादा अमीर बनाया जा रहा है और गरीबों को और गरीब। तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है और ये चीज जो है वो आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी फील हो। इट्स अ फॉरवर्ड लुकिंग बजट। ये एक फ्यूचरिस्टिक बजट है, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने वाला दूरदर्शी बजट, आत्मनिर्भर भारत वाला बजट। अब ये आपको सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत। जो सही है उसका जरूर समर्थन करें, लेकिन जो गलत है उसका विरोध भी। देश में आने वाले कल में और भी गंभीर परिस्थिति आ सकती है अगर हम इसी तरीके से अपने आंख के ऊपर अंधभक्ति की पट्टी लगाकर घूमेंगे। तो इस अंधभक्ति की पट्टी को हटाएं और देश के विकास के बारे में जरूर सोचें। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि वीडियो आप लोगों तक जरूर शेयर करेंगे। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे आप देखना चाहोगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया इस कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।